हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो 3 चैप्टर नहीं देखे हैं, 1, 2 और 3, हम उनको पढ़ा दिए हैं। आप उस चैप्टर को जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम उसको इंडिकेट करते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे इंडिकेट कर दिए हैं। तो ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। क्या था? बटा हुआ था। तो उसमें भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। भारत में जानते हैं कितने डाइवर्सिटी है, अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबको एक जगह एकजुट करना बहुत ही हार्ड वर्क होता है। तो वो समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है और उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिसमें यह कमी दूर होती गई कि एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राज्यों का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यही राष्ट्रवाद है एवं राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए आगे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ब्रिटिश सरकार ने परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए थे। उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना एक व्यापक रूप से था। दूसरी तरफ अंग्रेज ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापे खाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया गया। क्या क्या विकास किया गया था? डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापे खाने, स्वरूप प्रशासनिक सेवा केंद्र को भी विकास किया गया था। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था तथा इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी इसके एक कारण सब्जेक्टिव पेपर में आएगा। जब भी आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय विभिन्न शक्तियों के कारण संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जाता है। तो राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन कारण थे? तो पहला था राजनीतिक कारण। ये भी प्रश्न पूछ देगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि राजनीतिक कारण क्या क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप से ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे और ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहराई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। तो जब राष्ट्रीय एकता का यूनिटी जब सभी देशों में आ गया, भारत के सभी लोग जान गए कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो सब लोग अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करने के लिए स्टार्ट हो गए। तो उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे नियम कानून लाए थे। तो चलिए कौन कौन से नियम कानून लाए थे आगे। तो सन 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया तथा सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना कानूनी रूप से घोषित कर दिया गया कि भारतीय लोग ये सब नहीं रख सकते हैं। तो सन 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्रीय बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपियन जज भी सुन सकते थे। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल का वापस लेना पड़ा।
इसी तरह सन 1899 में लॉर्ड कार्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य आंसर है, आप देख सकते हैं। चलिए, और ये इससे क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स कि वर्नाक्यूलर एक्ट कब आया और कौन लाया था। तो 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने लाया था और पारित किया था। और 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट आया था। कौन आया था? आर्म्स एक्ट। तो ऐसे ही हम इंडिकेट करते चलेंगे। तो चलिए, 1905 ईस्वी में सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। चलिए, उसके बाद है कि सांप्रदायिक कि प्रशासनिक सुविधा होगी, इसलिए भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रीयवादी भावना बदलती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। सन 1907 का देसी द्रोह अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए पारित किया गया। तो डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी, स्थानीय समाप्त हो गई, एक दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ गए और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। भारत में जब भी फ्रेंड्स, जब पोस्ट ऑफिस, जब डाकघर बना, रोड, सड़क, ट्रेन की व्यवस्था जब आ गई, तो क्या हुआ, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ गए, जिससे क्या हुआ, रास्ता का आना जाना थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था और इससे ही जो राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभा रहा था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस के राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। तो सभी लोग जान चुके थे, इसलिए अपना अपना अधिकार की मांग करने लगे। और ये भी लिखने का आएगा कि आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, तो पहले हमने आपको क्या बताया था, तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था राजनीतिक कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारणों की चर्चा कीजिए, तो इसके ऊपर ये लिख देना है। उसके बाद पहले राजनीतिक कारण लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, आर्थिक कारण लिखना है। कौन कारण लिखना है? आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको आंसर और क्वेश्चन आंसर सब करवा दूंगा, अभी नहीं करवाए हैं। चलिए, तो भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामकाजों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जा रही थी। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित था। स्थानीय बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भूभाग राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करती थी, जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तब सरकार नकदी फसलों जैसे कि नील, कपास, गन्ना की उगाई अपनी मनमानी कीमतों पर करती और इन फसलों को प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करती थी और नील उपजाने वाले किसानों को इस नीति से अधिक पीड़ित थे। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि जिस भी खेत में नील की खेती की जाती है, वह जमीन बंजर हो जाता है, जिससे भारतीय जो किसान थे वह ज़्यादा ही दुखी थे। चलिए आगे। तो उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत में कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड मशीन से बने हुए कपड़े की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था।
सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाने जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था। ऐसी परिस्थिति कामगारों और बेरोजगारों को होना स्वाभाविक था। तो जहाँ फ्रेंड्स औद्योगिकरण नहीं रहेंगे, कंपनी नहीं रहेगी, वहाँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहेंगे, तो बेरोजगार रहेंगे। चलिए आगे। तो कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से आपने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। कोई भी काम एकाएक थोड़ी ना होता है। तो व्यवस्था में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह की विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए और 1857 के बाद विद्रोह की बर्बरता की, जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है। तो 1857 के विद्रोह ने इस और सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए तो लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता, सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जानी थी। चलिए आगे। और सामाजिक कारण के बारे में बताना है। आर्थिक पहले सामाजिक कारण हुआ, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। तो चलिए सामाजिक कारण को स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति थी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे, यानी कि नीचा दृष्टि से देखते थे अंग्रेज। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों की रेलगाड़ी में यात्रा करने नहीं दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ और दुर्व्यवहार करते थे। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति में ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग हर संभव प्रयास किया जाता था। तो जो भी भारतीय थे, जो भी पढ़े लिखे इंसान थे, उनको अच्छे अच्छे पोस्ट से दरकिनार किया जाता था, क्योंकि सरकार चाहती थी कि ये लोग आगे नहीं बढ़े। तो भारत का शासन पर अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगी परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना बहुत ही कठिन होता था। यदि कोई भारतीय सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उससे पदच्युत करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। यानी कि जो पढ़ लिख करके भी अगर वहाँ पहुँच गया है, किसी भी तरह से सिविल सर्विस की एग्जाम को क्रैक भी कर लिया, पास भी कर लिया, उसके बाद भी उससे पद नहीं दिया जाता था, किसी भी तरह से उसको हटा दिया जाता था। चलिए आगे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। उन्होंने भी सिविल सर्विस एग्जाम को निकाला था, पर उन्हें पदच्युत कर दिया गया, यानी कि पद से हटा दिया गया। अतः भारतीय शिक्षा वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। और धार्मिक कारण क्या क्या थे? तो धार्मिक कारण तो विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महान पुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महान पुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के साथ नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स वुलर, चार्ल्स विल्किंसन और यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों पर अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जन जीवन में चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सन 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों ने
कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल। तो बाल पाल लाल किनको कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कब हुआ था प्रथम विश्व आरंभ? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जो 4 सालों तक चला था। अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी घोषित किया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड, ब्रिटेन जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, और प्रथम इंग्लैंड के की ओर से जो सैनिक लड़ने के लिए जा रहे थे वो भारतीय सैनिक थे, क्योंकि भारत तो उससे गुलाम था। तो इसी प्रकार भारत भी युद्ध में शामिल हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंत संबंध यानी कि आंतरिक संबंध क्या था? चलिए फ्रेंड्स, का नंबर कि भारतीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्ष यूरोपियन देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। 1914 ईस्वी में प्रारंभ होने का युद्ध, यह युद्ध 2 गुटों, एक गुट क्या नाम था? मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे, और 1917 के बाद सहयोगी बना अमेरिका, यानी कि 1917 ईस्वी के बाद अमेरिका भी शामिल हो गया। तो दूसरी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली के लिए शक्तियाँ थी। उन 4 वर्षों के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों की प्रभावित किया था। नंबर कारणों के साथ साथ भारत का अंत संबंध, यानी कि उसके युद्ध के कारण जो भी हुए, उसके बाद भी भारत से क्या क्या संबंध रहे थे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था, भारत सहित एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन ने सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था। इसे प्रथम विश्व महायुद्ध में स्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना था। तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया, ताकि भारत में भी कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। ग नंबर कि प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम, यानी कि प्रथम युद्ध के समय क्या क्या घटना घटित हुआ था फ्रेंड्स। तो विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का ही देन है। इसमें भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हुआ। यह प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग किया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भरम टूटा। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया, जिससे महंगाई का दर भी काफ़ी बढ़ा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाया। सन 1517 ईस्वी के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। तो वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना किया था और कब किया था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था। और इसी प्रकार इससे पहले एनी बेसेंट 1915 से 1917 के बीच आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया था। तो कौन सा आरंभ किया था फ्रेंड्स? तो होम रूल लीग आंदोलन। तो आप लाइक करते जाइएगा, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे भी आपको इसी प्रकार मजेदार वीडियो देखने को मिलता रहेगा। भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला यह कि कांग्रेस के दोनों दल
गरम और नरम दल एक हो गए। दूसरे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह आगे देखते रहते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत का प्रभाव। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो महायुद्ध के बाद यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियों मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गया। भारत में होने वाला आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उन्नीत हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्थितियां बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए, ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही प्राप्ति किया जा सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रबल बनाया गया। युद्ध के समय विभिन्न राष्ट्रों ने दुनिया के राष्ट्रों के लिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एशिया फ्रेंड्स दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया गया। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेशी खत्म करने के बजाय उस पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक जब शामिल हुए थे, तो उनको यह सपना दिखाया गया था कि अगर आप हमारे युद्ध में शामिल होते हैं, अगर हम जीत जाते हैं, तो भारत को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। भारत को आज़ादी नहीं दी गई, बल्कि भारत पर और कर्ज लाद दिया गया। और उसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं पर लागत मूल्य से कर लगाया जाएगा, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टे ही भारत के किसानों को जो भी फल फूल हुए थे, उन्हें भी चोट पहुंचा। चलिए फ्रेंड्स, तो भारत में इसका उदाहरण रॉलेट एक्ट 1919। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 1919 में आया था। कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जाता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जालियांवाला हत्याकांड हुआ। तो फ्रेंड्स, ये पूछता है कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल, चलिए फ्रेंड्स अच्छे से बता देता हूँ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। कौन लॉ लगा था? तो मार्शल लॉ। तो ये सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मार्शल लॉ क्या था फ्रेंड्स, तो इसके हम जरूर लेके आएंगे, जिसमें लोगों को पाशविक अत्याचार किया गया। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उसको प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम से जाना गया। इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनकर आएंगे। केंद्र में दोनों सदनों लेजिस्लेटिव असेंबली निचले सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स उच्च सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मगर भारतीय राष्ट्रीयवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे। स्वराज यह राजनीति की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अतः ये लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे फ्रेंड्स। प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफ आंदोलन के रूप में सामने आया। प्रथम महायुद्ध में ऑटोमन तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया का राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था, उनकी हार हो चुकी थी। क्या हुई थी? हार हो चुकी थी। ऐसी अफवाहें फैली कि ऑटोमन सम्राट का एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। उधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ समझौता हुआ। तो ये पूछता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स। तो 1916 में कांग्रेस समझौता लखनऊ समझौता के नाम से मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनैतिक
जमीन पहले ही तैयार कर लिया गया था। इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए असहयोग आंदोलन की रूप तैयार किया। चलिए फ्रेंड्स, तो महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गौरव की प्रतिष्ठा घटी। साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया था, लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों भारत की जनता में दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गौरव की श्रेष्ठता के भय से मन से उठने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने आंदोलन में गांधीवादी चरण 1914 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि निर्माण कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, तो ये पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। उसके बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। कौन किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया। गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक पार्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट जो होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, जो भी इस वीडियो को देखे हैं आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और अच्छा लगने के साथ साथ आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू।